हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। फिर से आपका स्वागत है आप सबका केमिस्ट्री ऑन योर फिंगर्स। देखिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखिए, आज हम सोल्यूशन में तीसरी वीडियो है, तीसरे पार्ट में बात करेंगे जिसमें हम राउल्ट्स लॉ की बात करने जा रहे हैं। राउल्ट्स लॉ क्या होता है और इसके बारे में हम बात करेंगे, एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सिंपली पहली बात हम बात करने वाले हैं राउल्ट्स लॉ पे क्या होता है। ठीक है, राउल्ट्स लॉ क्या होता है? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव मोल फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे आपके पास मान लीजिए, इस चीज़ को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज करिए हमने एक कंटेनर ले रखा है और इस कंटेनर में हमारे पास दो कंप्लीटली मिसिएबल लिक्विड ए और बी हैं। ध्यान दीजिएगा, कंप्लीटली मिसिएबल लिक्विड ए और बी है, जिसमें अगर बात करी जाए इसमें प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इनका पी नॉट ए और आपके पास पी नॉट बी गिवन है। देखिएगा, अगर हम बात करिए मिक्सचर स्टेट में तो इसका जो प्रेशर दिया गया है, ये आपके वेपर प्रेशर दिया गया है, ये पी ए दिया है और दूसरा आपके पास क्या दिया है, पी बी दिया है, ये पी बी दिया है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके मोल फ्रैक्शन की तो मोल फ्रैक्शन इसमें दिया है एक्स ए प्लस आपके पास एक्स बी है। और अगर हम टोटल वेपर प्रेशर की बात करें तो ये टोटल वेपर प्रेशर पी है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम राउल्ट्स लॉ को यूज़ करते हैं, देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, पी इक्वल टू आपके पास होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और आपके पास सिमिलरली आपके पास पी बी इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू आपके पास एक्स बी। अगर हम यहाँ से बात करें डाल्टन्स के पार्शियल वेपर प्रेशर से, तो टोटल प्रेशर इक्वल टू आपके पास टोटल प्रेशर पी इक्वल टू आप जानते हो होगा यहाँ पे पी ए प्लस पी बी प्लस आपके पास पी बी, और उसके बाद अगर हम आगे की ओर बात करें इसी तरह हमारे पास टोटल पी इक्वल टू आप कह सकते हो पी इक्वल टू पी नॉट ए और आपके पास इंटू एक्स ए प्लस आपके पास क्या हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब देखिएगा ज़रा सा, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू होता है प्लस एक्स बी इक्वल टू ये होता है 1। तो आप एक्स ए इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एक्स ए इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। तो आप आगे की ओर अगर हम यहाँ पे चलें तो P इक्वल टू मेरे पास यहाँ मिल जाएगा, P इक्वल टू आपको यहाँ मिल जाएगा पी नॉट ए और 1 माइनस आपके पास क्या हो जाएगा एक्स बी और इसके बाद आपके पास प्लस यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और इसी तरह अगर हम टोटल प्रेशर की बात कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा P इक्वल टू, देखिएगा टोटल प्रेशर आप कह सकते हो P इक्वल टू आपको यहाँ मिल जाएगा पी नॉट ए और प्लस आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ठीक है, और आपके पास इंटू एक्स बी। तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। अब देखिएगा ज़रा सा एप्लीकेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ की अगर हम बात करें, लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देख लीजिएगा, राउल्ट्स लॉ is applicable only very dilute solution. Raoult's law is applicable to solution containing non-volatile solute only. Raoult's law, तीसरी बात देख लीजिएगा, Raoult's law is not applicable to solute which dissociate or associate in the particular solution. ओके, आगे की ओर हम चलते हैं। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं राउल्ट्स लॉ व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इनटू, देखिएगा
इनटू अ सॉल्वेंट, तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, P इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू आप जानते हो PA प्लस PB। अगर आपके पास क्या होता है, सल्यूट जो होता है, इफ सल्यूट इज नॉन वोलाटाइल देन पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाएगा। तो PB इक्वल टू अगर आपके पास क्या हो जा रहा है, ज़ीरो हो जा रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आगे की ओर सॉल्व कर सकते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर P इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, आपके पास P इक्वल टू आपके पास हो जाएगा PA हो जाएगा, या हम यहीं पे बात कर लेंगे P इक्वल टू आपके पास P नॉट A इंटू आपके पास क्या हो जाएगा XA, जो कि P डायरेक्टली आपके पास होता है XA के। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम देख सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा हूँ आपको कि देखिएगा, therefore in presence of non-volatile solute total vapor pressure of solution depend on mole fraction of solvent। देखिए नेक्स्ट है आइडियल सोल्यूशन। देखिए आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ का ओबे करते हैं उसे हम लोग आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। आइडियल सोल्यूशन ओबे राउल्ट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, वही जान लीजिए, जब राउल्ट्स लॉ का ओबे कर रहा है तो आप यूँ जान लीजिएगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा PA इक्वल टू आपके पास होगा P नॉट A इंटू आपके पास हो जाएगा XA, और PB इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, PB इक्वल टू अगर हम बात करेंगे तो ये P नॉट B इंटू आपके पास क्या हो जाएगा XB हो जाएगा। तो मतलब ऐसे सोल्यूशन होने चाहिए जो राउल्ट्स लॉ का ओबे करते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर हम सोल्यूशन बना रखे, मान लीजिए इस सोल्यूशन के अंदर एक कंटेनर हमने ले रखा है, तो इसमें हमारे पास A और B सल्यूट और सॉल्वेंट है। तो देखिए इनके जो आपके पास क्या चीज़ आप देख सकते हो, अगर हम आइडियल सोल्यूशन में बात करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A, भाई जाहिर सी बात है, अगर आपने वाटर को और शुगर को डिसॉल्व किया है तो वाटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होगा और शुगर का अलग होगा। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करी जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन जो इनके हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A ये इक्वल टू आपके पास हो जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ये BB इक्वल टू, और ये आपके पास इक्वल टू हो जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AA के बराबर हो जाएंगे, AB के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे और देखने वाली बात ये होती है कि अगर आइडियल सोल्यूशन की बात करी जाए तो सबसे पहले डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग जो होता है ना, डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग, देखिएगा डेल्टा H इक्वल टू जो होता है ये ज़ीरो होता है। डेल्टा H इक्वल टू ज़ीरो होगा, इसका मतलब ज़रा ध्यान दीजिएगा, डेल्टा H का मतलब आपके पास आप जानते हैं कि मतलब ऐसे सोल्यूशन जो होते हैं जिसकी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो होगी जीरो होगी, और ये क्वेश्चन AIEEE 2003 में पूछा गया था। दूसरी बात को भी देख लीजिएगा, इसमें डेल्टा V इक्वल टू भी आपके पास ज़ीरो होता है। ठीक है, डेल्टा V इक्वल टू भी यहाँ पे आपके पास ज़ीरो होता है, और डेल्टा V इक्वल टू ज़ीरो होगा। और उसके बाद ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, आगे की ओर अगर हम चलें तो डेल्टा S नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसी तरह डेल्टा Z नॉट इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा। डेल्टा S मतलब चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा Z मतलब चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और देखिएगा, अगर हम आइडियल सोल्यूशन की बात करें तो आइडियल सोल्यूशन में सबसे पहले देखिए, इन आइडियल सोल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आइडियल सोल्यूशन लाइज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बिटवीन टू लिक्विड के बीच में लाइज करता है। और अगर आइडियल सोल्यूशन की और अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, आइडियल सोल्यूशन जो होता है जिसमें ये जान लीजिएगा कि जो इनकी मतलब आइडियल सोल्यूशन जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइडियल सोल्यूशन जो होता है लाइज बिटवीन
between boiling point of two liquid और आइडियल सोल्यूशन बोथ लिक्विड हैव सेम नेचर एंड पोलैरिटी होती है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल के बारे में आइडियल सोल्यूशन के देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ, देखिए बेंजीन एंड टोल्यूइन जो होते हैं आइडियल सोल्यूशन कहलाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं मिक्सचर ऑफ एथिल एल्कोहल एंड मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें मिक्सचर ऑफ एथिल क्लोराइड एंड एथिल ब्रोमाइड हो जाता है। मिक्सचर ऑफ क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन हो जाता है। मिक्सचर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड SiCl4, ये आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल होते हैं। अब देखिए दूसरा हमारे पास है नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या हुआ करेगा, ऐसा सोल्यूशन जो राउट्स लगा वो भी नहीं करता है। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि आपके पास क्या होगा, ये Pa जो आपने वहाँ पढ़ा था ये नॉट इक्वल टू आपके पास होगा, यहाँ पे आपके पास P0A इंटू आपके पास x a के बराबर नहीं होगा। ठीक है, x a के बराबर नहीं होगा। इसी तरह आपके पास क्या होगा, Pb नॉट इक्वल टू आपके पास होगा P0A इंटू आपके पास xb, इनके बराबर नहीं होगा। या फिर हम एक लफ्ज़ में ये बोल सकते हैं टोटल प्रेशर जो आपने पढ़ा था अभी P टोटल प्रेशर ये नॉट इक्वल टू होगा Pa और Pb के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास मतलब नॉन आइडियल सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो राउट्स लॉ का ओबे नहीं करते हैं। देखिए आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, डेल्टा V आप मिक्सिंग होता है, डेल्टा V इक्वल टू आप नॉट इक्वल टू यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, और इसी तरह आप देख सकते हो डेल्टा H नॉट इक्वल टू 0 होता है। और दूसरी बात देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम नॉन आइडियल सोल्यूशन में इस तरह से हम देख सकते हैं। अब देखिए ज़रा सा इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी जो होगा ये आपके पास डिफरेंट होगा, नॉट इक्वल होगा ए के, और आपके पास ये क्या नाम है जो आपके पास दूसरा था बी के, ये बराबर नहीं होगा। अब अगली टॉपिक की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। देखिए ये आपके पास हो गया। देखिए यहाँ पे दो प्रकार के नॉन आइडियल सोल्यूशन हो सकते हैं। सबसे पहला आपके पास नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। देखिए अगर पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा तो सबसे पहले देख लीजिएगा इफ़, यहाँ से देखेंगे इफ़ ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज़, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर दे रहा हूँ जो दिखाई नहीं दे रहा है, इफ़ ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज़ ग्रेटर देन calculated vapor pressure then from Raoult's law it's called as positive deviation। और इसके केस में क्या होगा ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास जो PA होगा PA जो होगा ये आपके पास क्या हो जाएंगे, PA ये आपके पास ग्रेटर देन होंगे P0A, ये आपके पास ग्रेटर देन होंगे फिर से P जो होगा देखिएगा यहाँ से आपके पास PA जो होगा ये आपका ग्रेटर देन होगा P0A इंटू आपके पास क्या है XA, और सिमिलरली ये जो आपके पास PB जो होगा ये भी ग्रेटर देन हो जाएगा P0B इंटू XB के। और अगर हम टोटल प्रेशर P की बात करें ये ग्रेटर देन होगा PA प्लस PB के, ये PB से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी ये जो होगा लेस देन होता है। देखिएगा ये लेस देन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, और ऐसी स्थिति में डेल्टा V आप मिक्सिंग जो होता है ज़रा ध्यान दीजिएगा, डेल्टा V जो होगा ये ग्रेटर होगा 0 से, यानी कि ये पॉजिटिव आएगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे की ओर और डेल्टा H आप मिक्सिंग जो होगा इसमें ये भी आपके पास 0 से ज़्यादा होगा, डेल्टा H भी 0 से बड़ा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि ये भी पॉजिटिव होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके पास क्या होगा,
पॉजिटिव को शो करेगा। अब देखिए अगर ये पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन वेपर प्रेशर कर्व राइज जो करेगा मैक्सिमा की तरफ जाएगा। ये आपके पास यहाँ से देख सकते हैं ये ऊपर से उठता हुआ ग्राफ जाएगा। और यहाँ कुछ अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए पहला एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ दिया हुआ है, मैं बोल भी देता हूँ, ठीक है, आप एग्जाम्पल ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हो गया मिक्सचर सोल्यूशन ऑफ एथिल अल्कोहल एंड वाटर। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है मिक्सचर सोल्यूशन ऑफ मेथिल अल्कोहल एंड वाटर। तीसरा सोल्यूशन हमारे पास है मिक्सचर सोल्यूशन ऑफ एथिल अल्कोहल एंड एसीटोन, मिक्सचर सोल्यूशन ऑफ एथिल अल्कोहल एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिक्सचर सोल्यूशन ऑफ एथिल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। अब देख लीजिएगा ज़रा सा एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगी। देखिए दूसरी हम केस की बात कर लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे केस के रूप में डिवाइड कर रखा है। अब पोलर लिक्विड विथ नॉन पोलर लिक्विड जैसे आपके पास एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह होंगे। और अगर हम इसमें अगली बात करते हैं, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं नॉन पोलर लिक्विड अगर होंगे, नॉन पोलर लिक्विड होंगे जैसे आपके पास एल्केन हो गया, बेंजीन हो गया, टोल्यूइन हो गया। इस तरह से हम इनके एग्जाम्पल को देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखें, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, तो हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। जैसे मिक्सचर सोल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिक्सचर सोल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड CH2, मिक्सचर सोल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखिए दूसरा हमारे पास पे हमारे पास दिया है, दूसरा पॉइंट हमारे पास जो आप यूँ देख सकते हो नॉन आइडियल सोल्यूशन, जो निगेटिव डेविएशन को शो करता है, निगेटिव डेविएशन को शो करता है। और ऐसे सोल्यूशन में देखिए पॉजिटिव वाले को उल्टा होता है, यानी कि PA जो होता है ना, उल्टा कर दीजिए, PA जो होता है ना, PA वहाँ पे ग्रेटर देन था ना, यहाँ लेस देन होता है। ये P नॉट A इंटू XA के ये क्या होता है मतलब लेस देन होता है। इसी तरह PB होगा आपके पास, PB भी जो होगा ना ये भी आपके पास लेस देन होगा, P नॉट B इंटू XB के क्या होगा उल्टा होता है। अब अगर हम बात मतलब लेस होता है, कम होता है यूँ कह सकते हैं। और दूसरा अगर P इक्वल टू आप बात करोगे तो PB आपके पास लेस देन होगा PA प्लस PB के। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा निगेटिव डेविएशन को शो करेगा। निगेटिव डेविएशन में जो कर्व होता है ना वह नीचे की ओर से होता है, डिप्रेसिव मिनिमा की तरफ जाता है, मैक्सिमा की तरफ नहीं जाता, जबकि पहले वाले में मैक्सिमा की तरफ जा रहा था। इसको आप देख सकते हो। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम बात करते हैं। जैसे हमारे पास क्या दिया है मिक्सचर सोल्यूशन, जैसे आपके पास मिक्सचर सोल्यूशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर की बात कर लीजिए, मिक्सचर सोल्यूशन मिनरल्स एंड वाटर हो गया। दूसरा मिक्सचर सोल्यूशन इसी का एग्जाम्पल में HCl और वाटर हो गया, HNO3 एंड वाटर हो गया, H2SO4 एंड वाटर हो गया। अगला है मिक्सचर सोल्यूशन ऑर्गेनिक एसिड एंड ऑर्गेनिक बेस। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे आपके पास यहाँ पे दिया है कुछ मेरे पास एग्जाम्पल दिया है मिक्सचर सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड पाइरिडीन दिया है, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हो, आगे की ओर देख सकते हो एसिटिक एसिड एंड एनिलीन दिया है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इनको भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मतलब अच्छे से और व्यवस्था करूं, लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा, बहुत अच्छी से व्यवस्था हो नहीं पा रही है, घर से बाहर निकल नहीं मिल रहा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपके क्लास 12th की और नीट की मैक्सिमम वीडियो मैं इसमें अपलोड करूंगा, जिसकी वजह से आप चाहे नीट में या फिर बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप बोर्ड में आप क्या कर सकते हैं नोट भी बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा। देखिए अगली टॉपिक हमारे पास है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? देखिए हम बात करने वाले हैं कि आखिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आपसे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ से देखें, a mixture of two liquid which boil at the particular temperature like the pure liquid and
डिस्टिल्स वर द सेम कंपोजिशन नोन एज द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या फिर आप यहाँ पे दिया गया है जो मैंने कहा नोन एज अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, या तो हम इसी को कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहेंगे। ज़रा ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे, या तो मैं यहाँ पे दूसरी डिफिनीसन जो यहाँ पे लिखी नहीं है मैं और आसानी से दूसरी डिफिनीसन भी आपको यहाँ से बता देता हूँ। ज़रा ध्यान दीजिएगा हमारे पास क्या होती है, दूसरी मैं बोल रहा हूँ आप सुनिएगा। पहली बात तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ओनली नॉन लिक्विड सोल्यूशन के लिए ही ऑब्टेन होती है। देखिएगा, अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, बोथ लिक्विड हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट इन द मिक्सचर and can be distilled together without changing their composition known as azeotropic mixture। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की बात करते हैं तो देखिए 95.4% कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ एथिल अल्कोहल एंड वाटर, इसी को आप रेक्टिफाइड स्प्रिट बोलते हो, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को ऑब्टेन करता है। ठीक है, और दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा एग्जांपल 20.2% कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ HCl एंड वाटर, ये आपके पास एजियोट्रॉप को ऑब्टेन करता है। ये क्वेश्चन आपके AIEEE में भी पूछा गया है और एम्स में भी पूछा गया है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हम यहीं पे बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ एजियोट्रॉप में मिनिमम और मैक्सिमम एजियोट्रॉप दिए गए हैं। तो पहले देखिएगा, आपके पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसे एजियोट्रॉप जो पॉजिटिव ड्राउट्स ला के पॉजिटिव डेरिवेशन को शो करते हैं, उसे हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, एथिल अल्कोहल 95.57% प्लस आपके पास 4.43% वाटर का जो मिक्सचर होता है, ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप को ऑब्टेन करता है। अगर हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात करें तो देखिएगा, ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो निगेटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ को शो करते हैं, उसे हम लोग मिनिमम आपके पास बॉइलिंग एजियोट्रॉप के नाम से जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास दिया गया है, वाटर 20.220% वाटर प्लस आपके पास HCl का 79.78% बाई मास, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को, ये एजियोट्रॉप को शो करते हैं। अगली टॉपिक हमारे पास है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। देखिए, दूसरी टॉपिक हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट जो कि है क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए, क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली सल्यूट पार्टिकल, कलेक्शन ऑफ सल्यूट पार्टिकल पे जो डिपेंड करती है उसे हम क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। फिर से बोलते हैं, क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन विच डिपेंड ऑन collection of solute particle that is the number of solute particle are called as qualitative properties। qualitative properties of the solution कहलाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दीज प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड साइज, मास और फिजिकल स्टेट या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती है। इतना याद रख लीजिएगा, क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जो कलेक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो हमारे पास क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ होते हैं, चार प्रकार से हम यहाँ देखेंगे। कोशिश करेंगे, इसको भी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। देखिए आगे की ओर, तो देखिएगा इसमें आपके पास यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वही P0A माइनस PA अपान P0A इक्वल टू XB, जहाँ पे P0A माइनस P0A अपान P0A ये रिलेटिंग ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, जिसको हम आगे की ओर और डीप में पढ़ने वाले हैं। यहीं पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमने रखा P0A माइनस PA अपान P0A इक्वल टू आपके पास हो जाएगा
नंबर ऑफ मोल ए बी अपान नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस बी। तो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन की अगर बात करी जाएगी तो यहाँ एन ए जो होगा बहुत ज़्यादा बड़ा होगा एन बी से। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट बी इक्वल टू आपके पास हो जाएगा एन बी अपान एन ए। और अगर हम इसी को और आगे की ओर बात करते हैं तो हम यहाँ पे इसी को और पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए और अपान क्या ए अपान एम बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू ए। और इसी को हम आगे की ओर और जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग में रिलेटिव आपके पास लोअरिंग वेपर प्रेशर का ये एग्जाम्पल आएगा। आगे की ओर हम चलते हैं, देखिएगा ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसके देख लीजिएगा जो ऊपर आपके पास रिलेशन था ये आपके पास जो है अननोन, जब अननोन सॉल्यूट जो होता है डिजॉल्व इन गिवन सॉल्वेंट, जहाँ पे डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट ऑफ सॉल्वेंट रिस्पेक्टली एम ए और एम बी है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आपके पास दिया है, सॉल्वेंट ये सब आपके पास दिया होता है। अब हम थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे और यहाँ पे हम बात कर अगली टॉपिक हमारे पास है ऑस्मोसिस। बहुत समय से ऑस्मोसिस जानते ही हैं आप लोग, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ बात को याद रखेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होगा उसके थ्रू होगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, फिर से मैं आपको ऑस्मोसिस के बारे में बता देता हूँ। फिर से आपके पास द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, और आपके पास फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, याद रखेंगे। या तो आपके पास क्या होगा, फिर से सुन लीजिएगा, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, या तो फ्रॉम आ डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। लेकिन यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहना ज़रूरी होगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पे और आगे देखिए, अब ऑस्मोसिस यहाँ पे दो प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास होती है इग्जो ऑस्मोसिस और हमारे पास दूसरी आपके पास होती है, एक है इग्जो ऑस्मोसिस, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, एक इग्जो ऑस्मोसिस, दूसरा इंडो ऑस्मोसिस है। देखिए इग्जो ऑस्मोसिस क्या होगी, अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इग्जो यानी कि बाहर की तरफ आ रहे होंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, हम उसे इग्जो ऑस्मोसिस कहते हैं। फिर से मैं बोल देता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। व्हेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम आउट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज इग्जो ऑस्मोसिस, जैसे एग्जाम्पल यहाँ नहीं लिखा गया, मैं बोल देता हूँ। जैसे व्हेन एग आर ग्रेप्स आर पुट इन अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl देन दे श्रिंक ड्यू टू इग्जो ऑस्मोसिस। और दूसरा है इंडो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस क्या होता है, देखिएगा, अगर ये आपके पास जैसे इक्सो, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एग्जिट माने बाहर, यानी कि जो बाहर की तरफ जाएगा। इंडो व्हेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इंटर इनसाइड, देखिएगा अगर इनसाइड अंदर की ओर आएगा तो ये इंडो कहलाएगा। जैसे अगर हम यहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास फिर से वही होगा। अगर आप यहाँ पे यहाँ पे आपके पास क्या होगा, व्हेन एग आर ग्रेप्स आर पुट इनटू प्योर वाटर देन दे स्वेल ड्यू टू आपके पास इंडो ऑस्मोसिस की वजह से होता है। अब देखिएगा ऑस्मोसिस के बाद हमारे पास होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ करता है, आप यहाँ से देखिएगा, द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप ऑन द सोल्यूशन जस्ट प्रिवेंट द ऑस्मोसिस। वह हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जिसको लगाकर ऑस्मोसिस को रोका जाता है, उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास कहलाया करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए निकालने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूले हैं जिसके बारे में हम यूज़ यहाँ पे करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर को पहली बात पाई से निकाला जाता है। पाई इक्वल टू आपके पास यहाँ पे
जैसे मैंने लिख रखा RCT। तो R का मतलब गैसियस कांस्टेंट और आप C के बारे में अभी मतलब कंसंट्रेशन, T टेम्परेचर हो गया। और उसके बाद देखिएगा C इक्वल टू आप लगा सकते हो NB/V, या फिर आपके पास NB/MB लगा सकते हैं। अगर MB इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास WB इंटू RT इंटू आपके पास पाई हो जाएगा, या पाई इक्वल टू आप रखेंगे तो DRT/MB हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। जहाँ पे देख लीजिएगा D जो है यहाँ पे डेंसिटी है, R जो है ये आपके गैसियस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, MB जो है मोलर मास है। अब देखिए अगर ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा ये इन मेथड के द्वारा इनको निकाला जा सकता है। और एक चीज़ और यहीं पे याद रखेंगे आप लोग, यहीं देखिएगा इस तरह से आप ऑस्मोटिक प्रेशर को निकाल सकते हैं इन मेथड के द्वारा। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूशन कैन बी, सोल्यूशन हो सकता है। पहला होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। देखिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन कौन से होंगे, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा सोल्यूशन, आ सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक इफ इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज हायर देन दैट ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम विच इज सेपरेटेड द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जरा सा ध्यान दीजिएगा, हम आपसे क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हमने लिया है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हमारे पास हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। और फिर से सुन लीजिएगा, फिर से अगर मैं बात करूं, मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक फॉर लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है नहीं, मैं एग्जाम्पल बोल देता हूँ। if concentration of NaCl is higher than 0.91% then it is the hypertonic for RBC। और दूसरा हमारे पास है हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक में भी जरा देख सकते हैं आप, हाइपोटोनिक यहाँ से आपके पास हाइपोटोनिक का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर देन होते हैं सोल्यूशन से। ठीक है, इसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। लेस कंसंट्रेशन सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक फॉर मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। if concentration of NaCl is less than 0.91% then it is the hypotonic for the human RBC। ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम बात करें इसके बाद हमारे पास एक और सोल्यूशन है आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या हुआ करता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। आइसोटोनिक सोल्यूशन के मतलब आपके पास यहाँ से पहले मैं बता देता हूँ आपको। देखिए आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब ये होता है अगर आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर और सोल्यूशन सेम मोलर कंसंट्रेशन हो जाते हैं उसे आइसोटोनिक बोला करते हैं। फिर से देख लीजिएगा। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, फिर से सुन लीजिएगा। टू सोल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग सेम मोलर कंसंट्रेशन also have same osmotic pressure are called as आइसोटोनिक सोल्यूशन। और आइसोटोनिक सोल्यूशन में याद रखिएगा यहाँ पे ऑस्मोसिस नहीं होती है। देयर विल बी नो ऑस्मोसिस व्हेन टू आइसोटोनिक सोल्यूशन आर सेपरेटेड बाय SPM। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज आइसोटोनिक विद 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं 0.91% सोल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक फॉर ह्यूमन RBC। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और उसके बाद एक चीज़ और देख लीजिएगा यहीं पे, जब आप यहाँ पे क्या होगा आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या हो रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पाई1 जो होगा ये इक्वल टू पाई2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, C1 इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा भाई C2 हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे हम यूँ कह सकते हैं एक फार्मूला, ये हमारे पास क्या है N1 अपान, ध्यान दीजिएगा N1 अपान N2 सॉरी N1 1 सेकेंड देखिएगा N1 अपान V1 इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा N2 अपान V2। इस तरह से हम देख सकते हैं। और अगर आपके पास आइसोटोनिक सोल्यूशन है इनके हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, व्हेन एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर जो होगा
ये ज़्यादा हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर से तो रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगता है तो कोशिश करूँगा इसके बाद की बची हुई वीडियो भी कभी बना दूँगा। बाकी की इतनी वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हर एक क्लास 12 और नीट के बच्चे इसको देख सके, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, सबको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, वैसे अब इसी लॉकडाउन का ही वो है कि घर पे बैठ कर वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।